कहानी का शीर्षक है किडनी चोर। शाम के 5 बजे थे। मालती अपने लॉन में टहल रही थी। पति की प्रतीक्षा थी। सोचा थोड़ी देर हवा ही खा लूं। इतने में उसका ध्यान सामने वाले बंगले की तरफ गया। एकदम निस्तब्धता छाई हुई थी। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। 10 दिन पूर्व ही तो सुराना साहब की बेटी की शादी हुई है। शादी खूब ही धूमधाम से हुई है, और शादी धूमधाम से होती भी क्यों ना, सुराना जी शहर के काफी बड़े रईसों में गिने जाते हैं। शहर में उनकी अत्यधिक साख है। काफी दूर दूर से मेहमान आए थे। शादी के पश्चात भी काफी कार्य होता है समेटने सिमटाने के लिए, जिसमें काफी समय लग जाता है। फिर ये मरघट की सी चुप्पी क्यों? शादी इसी शहर के एक अन्य प्रतिष्ठित व्यवसायी के बेटे से हुई थी। भंडारी जी भी इन्हीं के टक्कर के रईस थे, और सबसे बड़ी बात थी कि दोनों ही बचपन के घनिष्ठ मित्र थे। रोजाना क्लब में साथ मिलते खेलते थे। किंतु दोनों परिवारों का आना जाना कम था, जबकि चर्चाएं अक्सर होती रहती थी। एक दिन क्लब में सुराना जी ने भंडारी जी के सामने जिक्र छेड़ा, यार प्रदीप, नीतू के लिए कोई अच्छा सा लड़का बताओ ना। इसी वर्ष उसने यूनिवर्सिटी टॉप किया है। उसकी माँ को उसकी शादी के लिए काफी चिंता है कि जितनी शीघ्र उत्तरदायित्व से निपट जाएं उतना ही अच्छा है। प्रदीप जी तो प्रतीक्षा में ही थे कि कब उनकी तरफ से प्रस्ताव आए और मैं लपकूं। उन्होंने तुरंत ही कहा, यार दूर क्यों जाते हो, अपना विनय है ना। हम इन दिनों उसके लिए लड़की तलाश कर रहे हैं। अच्छा है, मित्रता रिश्तेदारी में बदल जाएगी। विनय भी पढ़ाई पूर्ण करके घर के व्यवसाय में ही लगा हुआ है। थोड़ा शर्मीले स्वभाव का है, लोगों से कम मिलता जुलता है, किंतु तुम उससे मिलकर काफी प्रसन्न होगे, ये मेरा वादा है। सुराना जी ने कहा कि मैं पत्नी से बात करके बताता हूँ, मेरा तो ध्यान ही इस तरफ नहीं गया था। देखो ना, गोद में छोरा, शहर में ढिंडोरा वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। फिर दोनों तरफ से रजामंदी होते ही रिश्ता पक्का कर दिया गया। विशेष खोजबीन की आवश्यकता ही नहीं समझी गई। दोनों ही परिवार परंपरावादी थे, इसीलिए लड़का व लड़की शादी से पूर्व अधिक मिलते भी नहीं थे। हाँ, फोन पर खूब बातें होती थी। विनय अत्यधिक वाक्पटु था। उसने नीतू को अपनी मीठी मीठी बातों से इतना प्रभावित कर लिया कि नीतू उससे मिलने को अधीर रहने लगी। विवाह की तिथि 1 माह पश्चात थी। ये समय उससे काटे नहीं कट रहा था। इसी बीच उपहारों का खूब ही आदान प्रदान हुआ। प्रतिदिन ही बहू के लिए ससुराल की तरफ से महंगे उपहार आते थे। इधर से भी काफी कुछ सामान भिजवाया जाता था। सब नीतू के भाग्य पर ईर्ष्या करते थे कि इतना अच्छा घर वर मिला है। प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हुई और बहुत ही प्रसन्नता के वातावरण में विवाह संपन्न हो गया। नीतू विदा हो गई। विवाह के तीसरे दिन नीतू ने अपनी बड़ी बहन को फोन किया कि दीदी, मुझसे मिलने आइए ना। आपको अपनी बहन के ठाट बाट देखकर बहुत ही प्रसन्नता होगी। मेरा कमरा इतना सजाया गया है जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है। घर वाले सब इतना लाड़ कर रहे हैं कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। उसकी बड़ी बहन कविता मिठाई के डब्बे व कीमती उपहार लेकर उससे मिलने गई। उसे थोड़ी सी ईर्ष्या भी हुई कि जैसा नीतू ने बताया था उससे कहीं अधिक ही अच्छा वातावरण था। कविता थोड़े सांवले रंग की दबते से व्यक्तित्व की स्वामिनी थी। उसका विवाह भी इतने बड़े घर में नहीं हुआ था, किंतु उसके पति बहुत ही गंभीर व ठहरे हुए स्वभाव के व्यक्ति थे। खैर, घर में सबको प्रसन्नता हुई कि नीतू खूब ही खुश है। नीतू की मम्मी प्रभा जी से मेरी खूब ही पटती थी। हम लोग अक्सर ही घरेलू समस्याओं एवं पारिवारिक उलझनों पर खूब चर्चाएं करते रहते थे। मेरी समझ से बाहर था कि 2-3 दिनों से उनके घर का वातावरण गमगीन क्यों है। इतने में दरवाजा खोलकर प्रभा जी अपने लॉन में आई और मुझे देखकर इशारे से अपने पास बुलाया। मैं लॉन का फाटक पार करके उनके पास चली गई। उन्होंने रोते हुए कहा, रीता जी, हम तो दही के बदले कपास खा बैठे। हमारे साथ तो बहुत ही धोखा हुआ है।
मैं कुछ समझी नहीं और उनकी तरफ आश्चर्य से देखते हुए पूछा कि ऐसा क्या हो गया? खुलकर बताइए, मुझे चिंता हो रही है। उन्होंने बताया कि नीतू के दूल्हे की दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं। भंडारी परिवार ने ये बात अति गुप्त रखी थी। उनके किसी रिश्तेदार को भी भनक नहीं आने दी थी। विनय किसी से मिलता जुलता भी नहीं था। पूछने पर अति व्यस्तता व शर्मीलेपन का बहाना बना दिया जाता था। इलाज भी यहाँ न कराकर बंबई में ही चल रहा था। नीतू ने एक दिन उसे काफी सारी दवाइयां खाते देखा तो पूछ लिया कि आप इतनी सारी दवाइयां क्यों खा रहे हैं? विनय ने जवाब दिया कि डॉक्टर ने ताकत की दवाइयां दे रखी हैं, तुम्हें कोई एतराज है क्या? नीतू चुप रह गई। नीतू की सास उसे रोज दोपहर में रामचरितमानस का पाठ सुनाती थी, अपने नजदीक बैठाकर सीता अनसुईया संवाद कि उत्तम के बस बस मन माही, सपने हूँ भान पुरुष जग नाही। स्त्री के लिए पति ही परमेश्वर होता है, उसके लिए उसे चाहे जान ही क्यों न देनी पड़े। पतिव्रत धर्म की बहुत सारी कहानियां भी उसे जबरदस्ती सुननी पड़ती थी। नीतू सोचती कि आज के युग में ये इतनी दकियानूसी बातें क्यों कर रही हैं। प्रभा जी ने आगे कहना जारी रखा कि आज नीतू का बंबई से फोन आया है। उसने कहा, मम्मी मैं छुप कर फोन कर रही हूँ। मुझे परिवार की ही एक महिला ने अति गुप्त रूप से बताया है कि तुम्हारी तो शादी ही बड़ी योजनानुसार हुई है। इन लोगों ने सोचा कि बहू आ जाएगी तो धोखे से उसकी एक किडनी ले लेंगे। अगर मैच नहीं भी करती है तो किडनी के बदले किडनी देकर बदलवा लेंगे। खरीदने पर तो लाखों रुपए लग जाएंगे। दूसरी बात, लड़के की शादी होने पर घर में अटूट दान दहेज आएगा। लड़की के कोई भाई तो है नहीं, सो पिता की सारी संपत्ति की मालकिन दोनों बहनें ही होंगी। इसीलिए ये शादी करने में फायदा ही फायदा है। इसीलिए शादी से पूर्व विनय से मुझे मिलने नहीं दिया था कि कहीं पता न चल जाए। अब आप बताइए मैं क्या करूं? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बलि से पहले बकरे को सजाया जाता है और उसे मीठा खिलाया जाता है, वैसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ है। मम्मी प्लीज मुझे बचा लो। मुझे तो अंदर ले जाकर बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर किडनी निकाल लेंगे। मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। मैंने मम्मी जी को कहते सुना है कि परसों नीतू का चेकअप करवाना है, काफी कमजोर लग रही है। सो चेकअप के बहाने मुझे बलि चढ़ा देंगे। प्रभा जी ने आगे बताया कि इस फोन को सुनने के पश्चात हमारे तो होश ही उड़ गए। सुराना जी ने अपने साले को बुलाकर मंत्रणा की और दोनों जने आज बंबई गए हैं प्लेन से। वहां ये लोग मेरी बीमारी का बहाना बनाएंगे कि नीतू की मम्मी को जबरदस्त हार्ट अटैक आया है, डॉक्टरों के सहारे छोड़कर आए हैं। उसने नीतू की रट लगा रखी है, तुरंत ही लेकर जाना आवश्यक है। देखें क्या होता है। प्रभा जी और मैं अभी बातें कर ही रहे थे कि सुराना जी की कार दरवाजे पर आकर रुकी। कार में नीतू भी थी। प्रभा जी की और मेरी जान में जान आई। सुराना जी ये कहते हुए कार से उतरे कि हम ही जानते हैं इसे कैसे लाए हैं। नीतू माँ से लिपट कर फूट फूट कर रो उठी। अब सुराना जी ने अपने जीवन का लक्ष्य ही ये बना लिया कि विनय की सारी जन्म पत्री का पता लगाना है। हालांकि बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने पता लगाया कि उसे कब से ये बीमारी है और वो किन किन हालातों से गुजरा है। काश सुराना जी ने ये कार्य पहले किया होता तो ये नौबत ही नहीं आती, किंतु इंसान विश्वास में मारा जाता है। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि कोर्ट में तलाक की अर्जी लगा देंगे। सर्वप्रथम तो उन्होंने ये पता किया कि विनय का इलाज यहाँ किस डॉक्टर के निर्देशन में चल रहा है। पता लगने पर डॉक्टर से मिलकर प्रारंभिक जांच से लेकर आज तक की सारी रिपोर्ट मांगी। डॉक्टर ने पहले तो बहुत नानुकुर की, किंतु सुराना जी ने पुलिस व कोर्ट का डर दिखाकर पूरी फाइल की नकल करवाई। पता लगा कि विनय को बहुत छोटी अवस्था से ही मूत्र की समस्या थी। प्रदीप जी का मानना था कि अपने आप सही हो जाएगा, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जब समस्या अधिक हो गई तो मूत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मिश्रा के पास गए, किंतु इस समय तक एक किडनी अत्यधिक प्रभावित हो चुकी थी। डॉक्टर मिश्रा ने सुझाव दिया कि इन्हें बंबई ले जाकर इलाज करवाया जाए,
तो शायद दूसरी किडनी बच सकती है। किंतु इसमें भी प्रदीप जी ने काफी विलंब कर दिया। बम्बई ले जाने तक दूसरी किडनी काफी प्रभावित हो चुकी थी और वहां के सीनियर डॉक्टर ने किडनी बदलने की राय दी, किंतु इसमें कई लाखों का खर्च था। प्रदीप जी प्रकृति से काफी कंजूस थे, बिल्कुल ही आवश्यक होने पर खर्च करने के लिए राजी होते थे। इसी बीच सुराना जी ने बेटी के विवाह की बात की थी, तो दोनों पति पत्नी ने योजना बनाई कि इससे बढ़िया लाभ का कोई सौदा ही नहीं। इसका विवाह कर दिया जाए और इसकी पत्नी की एक किडनी निकलवाकर इसके लगवा देंगे। दोनों पति पत्नी एक एक किडनी से काम चला लेंगे। ये सब कुछ पूर्व योजना अनुसार ही हुआ था। नीतू के ससुराल से बराबर संदेश आ रहे थे कि नीतू को शीघ्रातिशीघ्र वापस भेजिए। सुराना दंपत्ति ने सर्वप्रथम तो ये कार्य किया कि नीतू को अंडरग्राउंड कर दिया। उसे सुदूर बंगाल के एक ऐसे कस्बे में अपने साले के ससुराल भेज दिया, कुछ समय के लिए, ताकि वो लोग नीतू को परेशान न कर सके। उन लोगों ने पहले तो नम्रतापूर्वक संदेश भेजे, फिर धमकी भरे। तत्पश्चात पुलिस लेकर आ गए कि हमारी बहू को उसकी इच्छा के विरुद्ध इन लोगों ने रोक रखा है। एक बार हम मिलकर उसके मुंह से ना सुनना चाहते हैं, किंतु सुराना दंपत्ति अडिग रहे। अब सुराना जी ने कोर्ट में धोखेबाजी का केस फाइल कर दिया। दोनों तरफ से बहस चल रही थी। उधर विनय की हालत दिनों दिन खराब होती जा रही थी। उसे अपनी करनी पर पश्चाताप था और वो नीतू से एक बार मिलकर उससे माफी मांगना चाह रहा था। नीतू का नारी सुलभ मन भी थोड़ा थोड़ा पिघल रहा था, क्योंकि विनय ने जितने दिन का भी साथ रहा उससे टूटकर प्यार किया था, सच्चा प्यार। वो उस प्यार को कभी भी भुला नहीं पाएगी। कहते हैं कि व्यक्ति अपना पहला प्यार कभी भी भुला नहीं पाता है, किंतु सुराना जी ने सख्ती से मना कर दिया कि बड़ी मुश्किल से छुड़वा कर लाए हैं, अब ऐसा जोखिम हम बिल्कुल नहीं उठा सकते। और चलते कोर्ट के बीच में खबर आई कि विनय चल बसा। केस खारिज कर दिया गया। इस प्रकार 6 महीने के अंदर ही लड़की विवाहित भी हुई, परित्यक्ता भी और विधवा भी। सुराना दंपत्ति को बहुत ही अफसोस हुआ कि हमारी नासमझी से लड़की की जिंदगी खराब हो गई। चाहे 2 साल पश्चात उसका दूसरा विवाह कर दिया गया, किंतु ये विवाह एक समझौता था। नीतू जैसी होशियार, सुंदर व सुशील लड़की इसे डिजर्व नहीं करती थी। आज भी नीतू विनय को भूली नहीं थी कि काश उसे विनय जैसा स्वस्थ पति मिला होता।